मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म को। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 456 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 56 के बाद 57 से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनकी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। वहां पर प्रत्येक वीडियो आपको एकदम सीक्वेंस से मिल जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं अगली नेक्स्ट 456 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 457 पे चलिएगा। 457 पे क्या बोला गया है? बोला गया है दी हिस्टोरिकल नॉवेल बिगेन विद, यानी कि जो हमारे हिस्टोरिकल नॉवेल होती हैं, ऐतिहासिक नॉवेल होती हैं, वो बिगेन विद किससे बिगन होते हैं? तो ये रोमांटिक पीरियड से इनका स्टार्ट माना जाता है। तो इनका स्टार्टअप कब से होता है? रोमांटिक पीरियड से। तो बिगिन इन रोमांटिक पीरियड, यानी कि हिस्टोरिकल फिक्शन रोज टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द अर्ली 19th century as a part of romantic reaction to the English Enlightenment. Okay, even though Jane Potter's 1809 novel, okay, Theodosius of Warsaw, क्या बताया गया है भैया? 457 की अगर हम बात करते हैं तो 457 में उन्होंने ये कहा है, जो ऐतिहासिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है वो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, ठीक है, रोमांटिक प्रतिक्रिया का एक हिस्से के रूप में ऐतिहासिक कथा को बहुत ज्यादा प्रमुखता से ये बढ़ी थी। ठीक है, अगर हम बात करें, भले ही जैन पॉटर ने 1809 का उपन्यास थर्डियस ऑफ वारसा सबसे शुरुआती उदाहरणों में से ये एक है। ठीक है, थर्डियस ऑफ वारसा, ये ध्यान बनाए रखना, थर्डियस ऑफ वारसा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल, शुरुआती एग्जांपलों में से एक है। द फर्स्ट ट्रू हिस्टोरिकल नॉवेल इन इंग्लिश वाज द फैक्ट मारिया। अब देखो, अंग्रेजी में पहला ट्रू ऐतिहासिक नॉवेल की बात करें, हिस्टोरिकल नॉवेल की बात करें तो वास्तव में मारिया एड गेवर्थ का क्या है? ये नॉवेल है कैसल रैकरेंट, ठीक है, जो कि 1800 में आया था, इसकी बात कर रहे हैं। अगला देखो 458 पे देखो, द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन करिएगा। ठीक है, द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग, किस दौरान ये पॉपुलर हुए थे? कौन कौन सी चीजें? न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग किस अवधि के दौरान? तो 1910 से 1930 की अवधि के दौरान न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो पॉपुलर हुए थे अमेरिका में। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, चाहो तो यहां पर इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बात एक ही है जिसको हमने अभी समझाया था। ड्यूरिंग 1910 यानी कि 1910 से लेकर के 1930 में, दिस फिलॉसफी इज मेनली बेस्ड ऑन द लिटरेरी एंड सोशल थ्योरीज ऑफ द इंग्लिश पोइट एंड critic Matthew Arnold's new humanistic philosophy as reaction against the scientifically oriented philosophies of literary realism and naturalism. अगला 459 पे देखिएगा, ओके, enters all rhyme। तो देखिएगा ये क्या है, इसको पहले समझ लो। ये इंटरनल राइम होगा, ये गलत लिख गया है, इंटरनल राइम, इंटरनल, ये यस नहीं होगा बीच में, इंटरनल राइम क्या होगा? इंटरनल राइम इज, इंटरनल राइम किसको कहते हैं? ये भी एक प्रकार की पोएटिक डिवाइस होती है, ध्यान बनाए रखना, जिसमें राइमिंग ऑफ 2 or more वर्ड्स, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को राइम किया जाता है इन द सेम लाइन ऑफ द पोएट्री, एक ही पोएट्री में, सॉरी एक ही लाइन में, पोएट्री की एक ही लाइन में 2 या 2 से अधिक शब्दों को राइमिंग किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल राइम। क्या कहेंगे भैया? इंटरनल राइम। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जरा समझो, इंटरनल राइम इज अ पोएटिक डिवाइस, एक प्रकार की पोएटिक डिवाइस है, विच कैन बी डिफाइंड, जिसको डिफाइन किया जाता है एज मेट्रिकल लाइन इन विच इट्स मिडिल वर्ड्स, जिसका जो मिडिल वर्ड्स होते हैं एंड इट्स एंड वर्ड्स, यानी कि मध्य वाला शब्द और
अंत वाले शब्द राइम होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो एक ही लाइन में देखो दो या दो से अधिक राइमिंग अगर पाई जाए तो वो हमारी मिडिल राइम कहलाती है। ठीक है, सिंस इट कम्स इन द मिडिल ऑफ द लाइंस। अगला उन्होंने फैंसी को बताया है कि फैंसी जो शब्द है वो डील करता है, किसको डील करता है फैंसी? फैंसी की बात करें तो इमेजिनेशन एंड रीजन को डील करता है। किसको? इमेजिनेशन एंड डील्स को। फैंसी डील्स विद द इमेजिनेशन एंड रीजन। तो एकदम टू द पॉइंट इनको याद करना है कि जो फैंसी वर्ड है वो किसको डील करेगा? इमेजिनेशन एंड रीजन को बाय राइटिंग, लिखने के दौरान। ठीक है, किसके दौरान? लिखने के दौरान। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 461 पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंसी लिखते समय कल्पना और कारण से संबंधित होता है, इमेजिनेशन एंड रीजन। देखो 461 पे क्या है? दी अर्ली रिलीजियस ड्रामा, जो प्रारंभिक धार्मिक नाटक हुआ करते थे वो इज एसोसिएटेड विद, संबंधित होते थे। और किन चीजों से संबंधित होते थे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस से, जो प्रारंभिक रिलीजियस धार्मिक ड्रामा होते थे वो या तो मिरेकल या मोरालिटी प्लेस से रिलेटेड होते थे, एसोसिएटेड होते थे। ठीक है, मिरेकल और चमत्कार और नैतिकता वाली बातें जिसमें कही जाएं तो ऐसे प्लेज पढ़ो जरा। द अर्ली रिलीजियस ड्रामा, जो अर्ली रिलीजियस ड्रामा है इज एसोसिएटेड विद द मिरेकल एंड मोरालिटी। ठीक है, लिटरल ड्रामा एंड रिलीजियस ड्रामा भी कह सकते हो इसको। ओके, लिटर्जिकल ड्रामा या रिलीजियस ड्रामा इन इट्स वेरियस क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी ध्यान रखना, रिलीजियस ड्रामा को हम ओके लिटर्जिकल ड्रामा भी बोलते हैं। ऑरिजिनेट इसे प्रोनाउंसेट कर लेना, पता नहीं किस किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, अपने आप से अच्छे से प्रोनाउंसेट कर लेना। ऑरिजिनेट हुआ था फ्रॉम द मास इटसेल्फ एंड यूजुअली प्रेजेंट्स द रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स रिचुअल दैट इंक्लूड्स थ्रेटिकल एलिमेंट्स। 462 पे देखो सिंबोलिस्ट मूवमेंट, एक शब्द आया सिंबोलिस्ट मूवमेंट। जो सिंबोलिस्ट आंदोलन था इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ये किसके द्वारा प्रभावित था? तो सिंबोलिस्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें, जो प्रतीकात्मक आंदोलन के रूप में हम इसको जानते हैं, तो ये कौन थे? एक पोएटिक थ्योरी है ऑफ एडगर एलन पो की। ठीक है, सिंबोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई एडगर एलन पो। कैसे? एडगर एलन पो की जो पोएटिक थ्योरी है उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उससे प्रभावित है। जरा पढ़ो इसे। एडगर एलन पो का जन्म जो है वो 1809 में हुआ था और मृत्यु 1849 में हो गई। बाल दी प्रिंसिपल री रनर ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट सेक, कला के वास्ते मोमेंट इन 19th सेंचुरी। ये जो मोमेंट था वो 19वीं शताब्दी के यूरोपियन लिटरेचर में चला था। ठीक है, पोज पोइट्री, और जो एडगर एलन पो थे उनकी जो पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी, प्रभावित थी फ्रेंच सिंबोलिस्ट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 463 नंबर पे देखो। 463 पे द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि अ थ्योरी ऑफ पोइट्री इज रिटन बाय। तो द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस अ थ्योरी ऑफ पोइट्री, ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? तो बताइएगा किसके द्वारा? फ्रैंक करमोड के द्वारा। फ्रैंक करमोड के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंक करमोड। सी ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा देखो, The anxiety of influence, a theory of poetry is written by किसके द्वारा? हेराल्ड ब्लूम के द्वारा। और ये एक बुक 1973 में आई थी। ठीक है, हेराल्ड ब्लूम की। और इट वाज द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ बुक्स दैट एडवांस्ड अ न्यू रिवेज, जो विजनरी होता है, रिविजनरी या एंटीथेटिकल अप्रोच ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसमें क्या है। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड द थ्योरी ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय। तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि कौन थे? हेराल्ड ब्लूम। हेराल्ड ब्लूम।
अगला अगर हम बात करते हैं 464 पे, द टर्म अमेरिकन रेनेसेंस। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नेट में पूछा जा चुका है कि अमेरिकन रेनेसेंस इज यूज्ड बाय, ये किसके द्वारा यूज किया गया? एफओ ओके मैथेसियन के द्वारा इसको यूज किया गया था। एक स्कॉलर थे एफओ मैथेसियन, ऑरिजिनेटेड द फ्रेज, उन्होंने इस फ्रेज का कॉइन किया था अमेरिकन रेनेसेंस, ठीक है, इन हिज बुक। और किस में? इनकी बुक का नाम भी था अमेरिकन रेनेसेंस, जो कि 1941 में आई थी, उसी में इस शब्द को कॉइन किया, ठीक है। एपिथालेमियन, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोथालेमियन और एपिथालेमियन। अगर हम एपिथालेमियन की बात करें तो एपिथालेमियन क्या होता है? एक नेप्सियल सॉन्ग होता है, ठीक है। एपिथालेमियन क्या होता है? एपिथालेमियन क्या होता है? तो एक विवाह गीत होता है। नप्टियल का मतलब होता है विवाह और सॉन्ग का मतलब गीत, तो एक विवाह गीत होता है, ये विवाह गीत, ठीक है। एन एपिथालेमियन इज अ पोएम रिटन बाय स्पेसिफिकली फॉर अ ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ऑन द वे टू हर मैरिटल चैम्बर, ठीक है, मैरिटल चैम्बर। एपिथालेमियन एक कविता है जो विशेष रूप से दुल्हन के लिए उसके वैवाहिक कक्ष के रास्ते में लिखी जाती है, यानी कि जब वो अपने मैरिटल चैम्बर से निकल करके आती है तो उस समय दुल्हन के स्वागत में जो गीत गाया जाता है उसे हम एपिथालेमियन कहते हैं, ठीक है। आज की डेट में तुमने देखा होगा, जब भी हमारे यहाँ भी हिंदू मैथोलॉजी में जब बरमाला कार्यक्रम होता है तो उसमें जब सबसे पहले दुल्हन बरमाला को लेकर के आती है तो बहारो फूल बरसाओ, है ना, मेरा महबूब आया, इस तरीके के गीतों को गाया जाता है। तो जो ये गीत होते हैं यही हमारे एपिथालेमियन गीत कहलाते हैं उनके स्वागत में। तो 466 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप। इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप, इस ग्रुप को नाम ध्यान बनाए रखना, ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है। अगर हम ब्लूम्सबरी ग्रुप से बात करें तो इसमें कौन सा राइटर जो है वो इससे संबंधित है, एसोसिएटेड है, तो वर्जीनिया वुल्फ। कौन? वर्जीनिया वुल्फ जो है वो ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। अगला 467 की अगर हम बात करें तो रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्ड, जो रेस्टोरेशन हमारी कॉमेडी होती है वो रेस्टोरेशन ऑफ, तो इसमें देखो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मोनार्की ध्यान बनाए रखना। रेस्टोरेशन कॉमेडी रेफर करती है टू द इंग्लिश कॉमेडीज रिटन एंड परफॉर्म, जो लिखी गई और परफॉर्म की गई रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान। जो रेस्टोरेशन पीरियड था वो 1660 से लगभग 1700 के आसपास तक चला था, ठीक है, यहां पर 1710 दे रखा है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी के सिनोनिम के रूप में आप कह सकते हो कॉमेडी ऑफ मैनर। तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात करें या रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात करें तो 1660 से 1700 के बीच की बात कर रहे होंगे। उस समय मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, ठीक है। चलो अगला उन्होंने 468 नंबर पे पूछा है हमारसिया क्या होता है। देखो इंपॉर्टेंट है हमारसिया। हमारसिया हमेशा पूछा जाता है, एरर इन जजमेंट होता है। क्या होता है? आपके डिसीजन, जो आप जजमेंट करते हो, डिसीजन लेते हो, उसमें कोई एरर हो यानी कि गलती कोई, हम क्या कहते हैं? हमारसिया कहते हैं, ठीक है। और परगेशन ऑफ इमोशन क्या कहलाता है? इसके बाद में रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। जरा पढ़ो हमारसिया क्या होता है। हमारसिया जो ड्राइव होता है वो ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है, जिसका मतलब होता है मिस टू मार्क या टू एरर, ठीक है। फर्स्ट यूज सबसे पहले इसके बाद अरिस्टोटल ने इसका यूज किया था। इट इज एसोसिएटेड विद द ग्रीक ट्रेजेडी, और ये ग्रीक ट्रेजेडी से संबंधित है। एन एरर ऑफ जजमेंट, इसमें क्या होता है? आपके जजमेंट में एरर दिखाया जाता है, उसी को हम हमारसिया कहते हैं, ठीक है। द प्रोटोगोनिस्ट विच लीड्स द डाउनफॉल, और ये हमारसिया होता है। इसमें क्या होता है? जो हीरो होता है इसमें हीरो का पतन दिखाया जाता है, यानी कि जो वो रॉन्ग डिसीजन लेता है उन्हीं रॉन्ग डिसीजन की वजह से उसका क्या होता है? प्ले में पतन दिखाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? हमारसिया कहेंगे। जैसे सच एज डेट ऑफ मैकबेथ, जैसे मैकबेथ में इनके विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज होते हैं मेनली उसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, हीरो होता है, वो हमारसिया का शिकार होता है और अपने गलत डिसीजन की वजह से वो जो है ट्रेजिक हीरो बन करके रह जाता है, यानी कि अंततः वह उसका पतन होता है।
मिरेकल प्ले की बात करें आर बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ, जो मिरेकल प्लेज होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं। अगर हम मिरेकल प्लेज की बात करते हैं तो वो किस पर, चमत्कारी नाटक इन्हें बोलते हैं मिरेकल प्लेज को, तो वो किस पर बेस्ड होते हैं, तो वो संतों के जीवन पर आधारित होते हैं। किसके? मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज, मोरालिटी प्लेज होते हैं वो बाइबल की स्टोरी पर आधारित होते हैं। ध्यान बनाए रखना दोनों के बीच में अंतर। जो ये तो मिरेकल की बात करते हैं, हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं। मोरालिटी प्लेज होते हैं वो किस पे, बाइबल की स्टोरीज पर आधारित होते हैं। लेकिन जो हमारे मिरेकल प्लेज होते हैं वो संतों के जीवन पर आधारित होते हैं। जो तो मिरेकल प्लेज आल्सो कॉल्ड संत प्ले, मिरेकल प्लेज को ही हम संत प्ले कहते हैं। प्रेजेंट्स आ रियल आर फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ द लाइफ मिरेकल्स या मैट्रीडम ऑफ द संत। ठीक है, मतलब ये हुआ मिरेकल प्ले, जिसमें संत प्ले भी कहा जाता है। एक संत के जीवन, चमत्कार या उसकी शहादत का वास्तविक या काल्पनिक विवरण को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद नेग्रीट्यूड की बात की गई है। एक टर्म दिया गया है यहाँ पे नेग्रीट्यूड। नेग्रीट्यूड वाज क्वाइंड बाय, किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, तो नेग्रीट्यूड जो वर्ड है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया है, किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो ध्यान बनाए रखना। यहां पर एक सी ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, एम किसके द्वारा, इसमें एम सेसायर, सेसायर एंड लियोपोल्ड सेनगोर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इनके नामों को, एम सेसायर एंड लियोपोल्ड सेनगोर। ठीक है, इनके द्वारा इसको क्वाइन किया गया है। किसको? नेग्रीट्यूड वर्ड को। नेग्रीट्यूड वर्ड एम सेसायर एंड लियोपोल्ड सेनगोर, इनके द्वारा इस शब्द को क्वाइन किया गया है। अगला बात करते हैं स्प्रंग रिद्म। देखो ये फिर से रिपीटेड वर्ड है, स्प्रंग रिद्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, स्प्रंग रिद्म। तो ये कविता यानी कि वर्ष का एग्जाम्पल है। स्प्रंग रिद्म इज अ पोएटिक रिद्म होती है, डिजाइन टू द इमिटेट द rhythm of natural speech, or it is constructed from the feet in which the first level is straight and may be followed by a various number of unstressed syllable। मतलब ये हुआ जो स्प्रिंग रिद्म होता है, इसमें क्या होता है, एक काव्यात्मक लय हो दिखाई जाती है, जिसमें प्राकृतिक भाषण की लय की जो रिद्म होती है उसमें नकल करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। इसका निर्माण, अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो फीट होते हैं, इसके चरण होते हैं इन बीच, जिसमें जो पहला सिलेबल होता है इसका, उसको स्ट्रेस यानी कि उस पर बल दिया जाता है, मे बी फॉलोड बाय द वेरिएबल नंबर ऑफ अनस्ट्रेस, और बहुत सारे वेरिएबल नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल इसमें दिखाए जाते हैं। ठीक है, चलो भैया 472 नंबर पे देखो, 472 नंबर पे मटेरिकल फूड कंसिस्टिंग करता है, जो मटेरिकल फूड होता है उसमें कंसिस्ट होते हैं, निहित होता है ऑफ एन अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। ऐसा कौन सा होता है जिसमें पहले अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, पहले अनस्ट्रेस इसके बाद स्ट्रेस सिलेबल, तो वो होता है भाई एम्बिक। एम्बिक ध्यान रखना, एम्बिक में पहले स्ट्रेस होगा और इसके बाद अनस्ट्रेस लेवल आएगा। ठीक है, इनमें चारों को ध्यान बनाए रखना, डेक्टाइल, एम्बिक, ट्रॉकी और अनापिस्ट, इनमें पहले क्या क्या होता है। ठीक है, हमने फिलहाल एम्बिक का बता दिया। इसके बाद अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट, एक अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट होता है पेरीपेटिया। तो पेरीपेटिया का मतलब क्या है, टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो जो पेरीपेटिया होता है वो क्या कहलाता है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। क्या कहलाएगा भैया, पेरीपेटिया जो होता है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कहलाता है। ठीक है, अगला 474 पे देखो, द टर्म रेनेसांस, जो रेनेसा वर्ड है, रेनेसा पुनर्जागरण, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम रेनेसा की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि द रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। ठीक है, या रिबर्थ ऑफ नॉलेज भी कह सकते हो। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण काल। रेनेसा मींस रिबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। इन इंग्लिश रेनेसा वाज द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन इंग्लिश इंग्लैंड डेटिंग फ्रॉम 15 टू अर्ली 17th सेंचुरी। ठीक है, रेनेसा पीरियड लगभग कहलाता है। अगला 475 नंबर पे देखिएगा, हु इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस कराया था ओटावा रिमा को इंग्लिश में। इंग्लिश में ओटावा रिमा को इंट्रोड्यूस कराने वाला व्यक्ति कौन था, ये एलटी में पूछा जा चुका है। तो हम पहले ही बता चुके हैं
कि इंग्लिश में ओटावा रेमा को इंट्रोड्यूस कराने वाले एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, ओटावा रेमा को इंट्रोड्यूस कराने वाले एक ही व्यक्ति हैं, सर थॉमस बट। कौन है? सर थॉमस बट। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। यहां पर पढ़ करके देखिएगा, आप अपने आप समझ आएगा। सर थॉमस बट ने इंट्रोड्यूस कराया था ओटावा रेमा को, किस में? इंग्लिश में। स्टेंजा फॉर्म ऑफ फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश, और इस स्टेंजा फॉर्म का सबसे पहले इंग्लैंड में यूज किया गया था 16th सेंचुरी में। किसके द्वारा? सर थॉमस बट के द्वारा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सर थॉमस बट। पिंडायरिक ओड की बात करें तो पिंडायरिक ओड क्या होता है? जो पिंडायरिक ओड होता है, ABLT 2018 में पूछा गया है। पिंडायरिक ओड जो डिवाइड होता है वो 3 चीजों में, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड। ऐसा कोई ऑप्शन है स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड? मुझे लग रहा है डी ऑप्शन है, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड। बी स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और, अच्छा सही बात है, एंटीपोड लिखा है। ठीक है, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड। जरा ध्यान से पढ़ लेना। देखो ये एंटीपोड है और मैंने इसे एंटी स्ट्रोप पढ़ लिया, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? बी। पिंडायरिक ओड, इसको हम रेगुलर ओड भी कहते हैं और इसका इन्वेंट किया गया था इसको, ठीक है, किसके? पिंडार के। एक ग्रीक पोइट थे जिनका नाम था पिंडार, उनके नाम पर ही इस ओड का नाम पड़ा पिंडायरिक ओड। दिस काइंड ऑफ ओड इज अ रेगुलर ओड, इनको हम रेगुलर ओड भी कहते हैं। एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड में। 477 नंबर पे देखिएगा, ब्लैंक वर्स। ABLT के 2018 में पूछा गया है कि व्हाट इज ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? जिसमें मीटर का तो यूज किया जाता है लेकिन राइम का यूज नहीं किया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इट हैज अ मीटर, इसमें मीटर होता है लेकिन अनराइम्ड होता है। नो राइम, इसमें राइम का प्रयोग नहीं किया जाता। ए ऑप्शन हमारा सही है। ब्लैंक बार कंसिस्ट द लाइन, और जो ब्लैंक वर्स होता है वो एम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। 5 स्ट्रेस लेवल एम्बिक वर्स होती है, विच आर अनराइम्ड, जो कि अनराइम्ड होते हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। सबसे पहले ब्लैंक वर्स का इंट्रोड्यूस कराया गया था आला ऑफ सर्रे के द्वारा, हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, सो ब्लैंक वर्स हैज अ मीटर बट नो राइम, इसीलिए ब्लैंक वर्स में मीटर तो होता है लेकिन राइम का प्रयोग नहीं होता है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 478 नंबर पे। 478 नंबर पे बात करें तो स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और इपोड फॉर्म आ 3 पार्ट्स स्ट्रक्चर इन, ये किस में स्ट्रक्चर? और TGT 2011 और KBS के TGT 2011, छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 बार इसको पूछा गया। अभी अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप और रिपोर्ट में किसका? पिंडायरिक कोड होता है। तो पिंडायरिक कोड से मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका नहीं दिया है पिंडायरिक कोड, तो क्लासिकल ओड दे रखा होगा आपको। क्या दे रखा होगा? क्लासिकल ओड। ठीक है, रेगुलर ओड, क्लासिकल ओड या पिंडारिक ओड, बात एक ही है। ठीक है, जरा पढ़ के देख लो। यहां पर जो स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप एंड इपोड फॉर्म इज अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन अ क्लासिकल ओड। स्ट्रोप क्या होता है और एंटी स्ट्रोप क्या होता है, इसके बाद में इपोड क्या होता है, इनको समझिएगा। अगर हम स्ट्रोप की बात करें तो एक ऐसा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लाइन्स, ओके, फॉर्मिंग अ सेक्शन ऑफ लिरिक पोइम संग इन अ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि इपोड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये चीज ध्यान रखना, इपोड में ईस्ट से वेस्ट घूमा जाता है यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर। और एंटी स्ट्रोप अ पोर्शन ऑफ एन ओड संग बाय अ कोरस, जो कि कोरस में गाया जाता है इन इट्स रिटर्निंग मूवमेंट, और ये रिटर्निंग मूवमेंट होता है यानी कि वेस्ट से ईस्ट। पहले इपोड में स्ट्रोप में क्या होगा? ईस्ट से वेस्ट होगा, लेकिन एंटी स्ट्रोप में क्या होगा? वेस्ट से ईस्ट होगा, ठीक उल्टा होगा। इन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रोप, स्ट्रोप के रिस्पॉन्स में, विच वाज संग फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ओके, अब ये इपोड क्या होता है? इपोड देखो, इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ एन ओड, ये ओड का तीसरा पार्ट होता है, विच फॉलोड द स्ट्रोफ एंड एंटी स्ट्रोफ द कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट इन विच द प्लेयर्स स्टूड स्टिल। इपोड में जो प्लेयर्स होते हैं वो एकदम शांत एक जगह पर बीच में खड़े होते हैं और खड़े होकर के गाते हैं। ठीक है, और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसके बाद में ये सीरीज भी फिनिश हो जाएगी। आइडेंटिफाई द ग्रुप, आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज बेस्ट नोन एज न्यू क्रिटिक्स।
ठीक है, आपको ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है जो न्यू क्रिटिक के रूप में जिनको जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। ये जो है वो हमारे न्यू क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं, क्लिनिथ ब्रूक्स को और एस्टन बैरन को। क्लिनिथ ब्रूक्स और एस्टन बैरन वर दी बेस्ट नोन फॉर न्यू क्रिटिक्स। इनको हम न्यू क्रिटिक्स के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये सीरीज हमारी आज खत्म हो गई। जितनी भी लिटरेरी टर्म की हमारी जो सीरीज थी वो हमारी फिनिश हो गई है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कोई एक और सीरीज हम लोग ले लेंगे, जैसे हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच ले लें या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ले लें। ठीक है, वो भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।